हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट थर्ड कंप्लीट कर लिया था मैग्नेटिज्म का। आज हमारा लास्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम मैग्नेट के बारे में बात करेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक बनाए कैसे जाते हैं, स्थायी चुंबक क्या होते हैं, वैद्युत चुंबक क्या होते हैं, और कोई क्षण चुंबक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। साथ में हम यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का डिस्कशन होगा चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई धारावाही चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है, धारावाही लूप बेसिकली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, हम लोगों ने बात भी किया था कुछ इस तरह का, तो उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर बल लगता है। कोई धारावाही लूप लिया था, आयताकार लूप लिया था, याद आया होगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, उसके ऊपर बलाघूर्ण लगता था। तो कोई धारावाही चालक जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर बल लगता है, बल लगने की वजह से वो घूमता, वहां बलाघूर्ण काम करता है। तो उसी के संबंध में ये परिभाषा है, वे सभी संरचनाएं, चाहे वो प्रणालिका हो, चाहे वो दंड चुंबक हो या कोई धारावाही लूप हो, वे सभी संरचनाएं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बलाघूर्ण का अनुभव करती। याद होगा बलाघूर्ण लिखते थे टाउ इज इक्वल टू में एन आई ए बी साइन थीटा, और अगर m पता होता था तो लिख देते थे इसे एम बी साइन थीटा, कुछ याद आया हो तो एम बी साइन थीटा, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो बलाघूर्ण की ये वैल्यू होती है बेसिकली, जिसको हम लोगों ने लिखना सीखा था कि टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर इसे लिखा जाता है एम बी साइन थीटा। जैसा बोलना चाहे बोल सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन इसकी परिभाषा यही है कि कोई भी धारावाही चालक, अगर कोई वृत्ताकार धारावाही चालक हो, लूप हो, कुंडली हो बेसिकली, जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे गए हों, तो भी अगर उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर बलाघूर्ण काम करता है। और बलाघूर्ण काम करेगा तो क्या होगा, बलाघूर्ण काम करने के कारण क्या होगा, वो घूमेंगे और घूम करके उस दिशा में जाना चाहेंगे जिधर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, वे सभी संरचनाएं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उन पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप वे क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, उनको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव में कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहला यहां पर हो गया क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक हो गया। अगर यहां पर बात करें, ये क्या है, धारावाही प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका, प्रणालिका, परिनालिका, धारावाही प्रणालिका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और ये क्या है, धारावाही लूप, धारावाही लूप। ये सब के सब क्या हैं, चुंबकीय द्विध्रुव हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इनके ऊपर बल कार्य करेगा, और बल कार्य करेगा तो ये घूम जाएंगे, उसी दिशा में संरेखित होने की कोशिश करेंगे। ऐसी संरचनाओं को या ऐसी युक्तियों को कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। समझ में आई होगी। जैसे वहां पर वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो भिन्न आवेशों को समान दूरी, अल्प दूरी द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैसे यहां पर है कोई ऐसी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनके ऊपर बलाघूर्ण काम करता है और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की कोशिश करती हैं, ऐसी संरचनाओं को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। याद रहेगा, बेसिक परिभाषा है, याद रखना है इसे। पेपर में पूछी जाएगी तो जो लिखा था वो लिख सकते हैं, या अपने मन से लिखना चाहे जो समझ में आया वो भी लिख सकते हैं। अगला है ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है। वहां पर क्या हम निर्धारित करते थे, आवेश का परिमाण, यहां पर ध्रुव की सामर्थ्य निर्धारित करेंगे। अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव, अगर याद हो तो वहां होता था, एक होता था माइनस क्यू, और यहां पर एक दूसरा आवेश होता था जिसे हम लिखते थे प्लस क्यू। इनको अल्प दूरी 2l द्वारा विस्थापित किया जाता था, तो इसे हम कहते थे ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना। तो सेम वैसे ही होते हैं, यहां पर जैसे आवेश काम कर रहे होते हैं, यहां पर चुंबक के वो ध्रुव काम कर रहे होते हैं। तो परिभाषा क्या है, किसी चुंबक या चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति होती है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे एम से प्रदर्शित करते, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है, यह एक अदिश राशि है।
यहां पर ध्रुव की सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ध्रुव की सामर्थ्य मतलब स्मॉल एम मतलब अदिश राशि, वैसे वहां पर आवेश होते थे, तो वहां पर आवेश के परिमाण, यहां पर ध्रुव की सामर्थ्य मायने रखती है किसी चुंबकीय द्विध्रुव के लिए। तो वही लिखा गया है, किसी चुंबक या चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य। अब चुंबकीय ध्रुव भी हो सकता है, अब वो चुंबक भी हो सकता है। चुंबक कैसे हो सकता है? चुंबक दंड चुंबक जैसा हो सकता है, बार मैग्नेट हो सकता है, या फिर धारावाही प्रणालिका हो सकती, कोई धारावाही लूप होता है, ये भी तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, तो उनमें भी द्विध्रुव बनेगा। तो उन सबके लिए परिभाषित किया गया है, ध्रुव सामर्थ्य अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, अगर कोई मैग्नेट का टुकड़ा हो, मैग्नेट का टुकड़ा, चुंबक का टुकड़ा हो, और उसको रख दिया जाए, उसके अगल बगल आयरन की फिलिंग्स डाल दी जाए, मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाए लोहे के, तो वो क्या करता है? उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपनी तरफ आकर्षित करता है तो सबसे ज्यादा जो बुरादे लगे होते हैं, सबसे ज्यादा जो फिलिंग्स लगी होती है आयरन की, वो कहां होती? किनारों पर होती, क्योंकि वहां पर ध्रुव होते हैं, तो उन पर सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य जो होती सबसे अधिक होती है। उसी बात को यहां पर रिपीट किया गया है, किसी चुंबक की बात कर रहे हैं ये, अगर कोई ये चुंबक दिया गया है, ऐसा कोई चुंबक है, ये चुंबक है कोई, ये चुंबक बनाया गया है, इस चुंबक की या चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति होती जिससे यह अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। जैसे यहां पर चुंबक के बारे में इतनी बात तो हम जानते हैं, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और इसके अंदर एक साउथ पोल होता है, ये बात क्लास 10 से जानते हैं हम लोग। ये अगर दंड चुंबक जिसमें N और S होते हैं, यहां पर अगर कोई आयरन पीस ले, आयरन का मतलब छोटा सा टुकड़ा लेकर के आया जाता है, वो कैसे इसकी तरफ आकर्षित होता है वो तो हमारा डिस्कशन प्रॉपर चलेगा। ये मान लेते हैं छोटा सा आयरन का टुकड़ा इधर लेकर के आए हम, ये है आयरन, Fe का टुकड़ा है, ये Fe का टुकड़ा है, ये Fe का टुकड़ा है। तो Fe का टुकड़ा अगर हम इसकी तरफ लेकर के आएंगे तो ये इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। अब कोई चुंबक या कोई चुंबकीय ध्रुव आकर्षित करता है, ऐसा लिख लो, आकर्षित करता है। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखो कि जब कभी भी कोई लौह चुंबकीय पदार्थ, बेसिकली ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा इसी पार्ट में, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इसके अंदर जो चुंबकत्व तो बनता उसकी वजह से इसकी तरफ आता है, लेकिन बनता कैसे चुंबकत्व, तो अभी उसे होल्ड करके रखो, बाद में समझेंगे। लेकिन इतना तो बेसिक आइडिया है कि अगर मान लो चुंबक है, चुंबक के किनारे अगर छोटे छोटे पीस डाल दिए जाए आयरन के, तो क्या करता है? उन्हें अपनी तरफ खींचता है। तो कितनी सामर्थ्य के साथ उसे खींच सकता है, वो उसकी द्विध्रुव की सामर्थ्य कहलाती है। वही यहां पर लिखा गया है कि इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। बेसिकली यहां पर जो माइनस मतलब जो ये होता है इसको हम प्लस एम से लिखते हैं, और इधर वाला जो होता है इसे माइनस एम से लिखा जाता है। ये है एम जो यहां पर है, इसे हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है इसे। तो इसे जो यहां पर होते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां पर होता है प्लस एम माइनस एम। जो नॉर्थ पोल होता है इसे कहते हैं उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। और इधर जो बना है इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। बेसिकली क्या करते हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखा यहां से निकलती है, इसे धनात्मक लिखा जाता है। जैसे वहां पर प्लस से निकलती थी, वहां से जैसे जैसे वहां हो रहा है वैसे वैसे यहां, अगर वो चीज आती तो इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वहां पर धनावेश से विद्युत बल रेखा हम लोगों ने पढ़ा था, वो बाहर की तरफ निकलती हैं, होता है ना, वैसे यहां पर N से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो N धनात्मक सामर्थ्य रखेगा तो S ऋणात्मक रखेगा। वहां पर एक धनात्मक रखता था, दूसरा ऋणात्मक रखता था, प्लस से निकलती थी माइनस पर एंटर करती थी, यहां पर N से निकलती S में एंटर करती है, वो बात वहां थी, टर्मिनेट हो जाती थी वहां पर, लेकिन यहां टर्मिनेट नहीं होंगी, S से लगा करके दोबारा N तक आएंगे और पूरा बंद लूप बनेगा। अभी समझते हैं कि क्या होती चुंबकीय बल रेखाएं, लेकिन इतना याद रखो कि कोई भी क्षण चुंबक अगर रखा गया है या कोई चुंबकीय ध्रुव है, वो कितनी तेजी से लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, या किसी चुंबक को प्रतिकर्षित कर सकता है या आकर्षित कर सकता है, तो कितने से कर रहा है, उसकी सामर्थ्य को हम कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य।
याद रहेगा, याद रहना चाहिए। इसमें जो नॉर्थ पोल होता है उसकी प्लस एम लिखी जाती है, साउथ पोल होता है उसे माइनस एम लिखते हैं। इसका मात्रक लिखा गया है मीटर एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर होता है और एक अदिश राशि। जैसे वहां पर आवेश एक अदिश राशि होती थी, वैसे यहां पर ध्रुव की जो सामर्थ्य होती वो अदिश राशि होती है। कुछ पॉइंट्स देखो आगे, पॉइंट्स क्या है यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो। पॉइंट्स ये हैं कि देखो यहां पर एन और एस हैं, एक दूसरे के आमने सामने आकर्षण, यहां पर एन एन आमने सामने आ गए प्रतिकर्षण, यहां पर एस एस आमने सामने आ गए प्रतिकर्षण। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर जो ये एस होता है तो ये माइनस एम लिखा जाता है, ये प्लस एम लिखा जाता है, ये प्लस एम लिखा जाता है, ये प्लस एम लिखते हैं। यहां पर ये माइनस एम लिखा जाएगा, ये माइनस एम लिखा जाएगा। ऐसा लिख पाए तो इससे मैच करवा सकते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहां लिखना चाहो तो लिख दो, समान प्रकार के, पॉइंट लिख देते हैं, समान प्रकार के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को समान प्रकार के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ठीक है, याद होना चाहिए। वहां पर समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे, विपरीत आकर्षित करते थे। सेम यहां पर भी होगा, समान प्रकार के जो ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत वाले एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। याद रहेगा। ऐसा पढ़ने के बाद हमारा कंसर्न बनता था डाइपोल मोमेंट लिखना, तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखवाओ। तो क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, समझते हैं। किसी चुंबक के बारे में अगर हम बात करें कि उसका चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई का गुणनफल, वहां लिखते थे किसी मतलब द्विध्रुव के वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वहां पर वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहा जाता था। चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण परिभाषित करने के लिए बेसिकली दो टर्म यहां पर हम डिफाइन करते हैं। यहां पर यहां से यहां तक एक लंबाई देखो, यहां से यहां तक एक लंबाई, ये है लंबाई, ठीक है। एक दूसरी लंबाई देखो, एक ये वाली लंबाई देखो, ठीक है। अब देखते जाओ, यहां पर ये है लंबाई एक, दो अलग अलग लंबाई है यहां पर, और ये यहां पर ये ऐसा है, दो अलग अलग लंबाई दी गई है। वहां पर एक ही लंबाई होती थी, उसे 2l डायरेक्ट लिख देते थे। यहां दो लंबाई होती हैं, कौन कौन सी? ये वाली जो लंबाई होती है उसके सापेक्ष यहां पर बात करो, मान लेते हैं इसका पूरा का पूरा ध्रुव सामर्थ्य यहां है और इसका पूरा का पूरा ध्रुव सामर्थ्य यहां है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। चुंबक की प्रभावी लंबाई कहा जाता है। और इस चुंबक की प्रभावी लंबाई को हम लिखते कैसे हैं? तो इसे लिखा जाता है 2l, या फिर ऐसे रहन दो भी, इसको हम इधर रुको दोबारा सही कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे उतार लो, ठीक। इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, ये प्रभावी लंबाई होती है। और ये जो नीचे लिखी गई है इसे हम कहते हैं ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई। अब ये दोनों लंबाई को परिभाषित कैसे किया जाएगा? मार्क कर दो पहले इन्हें।
ये सबसे किनारे एंड जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं जहां पर इनके ध्रुव हैं। ऐसा बन रहा है। तो चुंबक में दो तरह की लंबाई होती, एक होती प्रभावी लंबाई, दूसरी होती ज्यामितीय लंबाई। जैसे मान लेते हैं ये चुंबक है, तो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई वो ज्यामितीय लंबाई है। इनके ध्रुव कहां होते हैं, तो एकदम किनारे नहीं, उससे थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, तो इनके ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है उसे हम प्रभावी लंबाई या चुंबकीय लंबाई कहते हैं। तो यहां लिखना चाहो तो लिख लो N तथा S के, या ऐसा लिख दूं प्लस M तथा माइनस M, मिल गए ना, ये प्लस M ये माइनस M के मध्य की लंबाई प्रभावी लंबाई या चुंबकीय लंबाई कहलाती है। चुंबकीय लंबाई कहलाती है, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं इसे हम। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, ज्यामितीय लंबाई। तो यहां लिख देते हैं क्षण चुंबक के दोनों सिरों के मध्य की लंबाई क्या कहलाती है, इसे हम कहेंगे ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। याद रहेगा, याद रहना चाहिए कि अगर हम केवल N और S जहां पर हैं उनकी पूरी सामर्थ्य जहां जिस बिंदु के ऊपर है उन दोनों बिंदुओं की बात करें तो उनके बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। प्रभावी लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं। 2L से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसे हम प्रदर्शित कर लेंगे, इन सब में संबंध अगर कभी पूछा जाए, भाई कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यहां लिख सकते हैं कि जो प्रभावी लंबाई होती है, ऐसे लिख दो, प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 भौगोलिक लंबाई। ज्यामितीय लंबाई या फिर इसे कहा जाता है भौगोलिक लंबाई, दोनों नाम लिख लो। भौगोलिक लंबाई 5/6, यहां पर ज्यामितीय लंबाई, ये संबंध होता है दोनों लंबाइयों के अंदर। तो ये दिख रहा होगा, प्रभावी लंबाई जो है ज्यामितीय लंबाई का 5/6 लिखा गया है। इसका मतलब कौन ज्यादा है, तो ज्यामितीय लंबाई ज्यादा है, प्रभावी लंबाई कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चुंबक के बारे में इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर वो प्रभावी लंबाई इन सब में संबंध नहीं आ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत याद रखो, बस सिर्फ इतना याद रखो, प्रभावी लंबाई होती है N और S जहां पर होते हैं उनके बीच की लंबाई होती है, और जो चुंबक होता है उस चुंबक की कुल लंबाई को हम ज्यामितीय लंबाई या फिर भौगोलिक लंबाई कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य जैसे यहां वहां परिभाषित करते थे, P, इधर देखो ये जो लिखा गया है ना, इसकी जगह पर यहां पर परिभाषित किया जाता था P वेक्टर इज इक्वल टू में 2Q इंटू में लिखते थे L वेक्टर, याद आया हो तो कुछ, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैसे यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाता है। क्या होता है, लिखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोगों ने लिखना सीखा, कैपिटल M से लिखा जाता है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो लिख दो, कैपिटल M वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है किसी एक की ध्रुव सामर्थ्य, लिख दो M, और उन दोनों के बीच के दूरी का गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे लिखा जाता है इसे,
इस तरह से हम लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहां से देखो, वहां पर दिशा होती थी माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? तो एम का मात्रक अभी इधर देखा, क्या होता है एम का मात्रक? एम्पियर मीटर। तो लिखना चाहो तो लिख दो, मात्रक, मात्रक क्या बनेगा? एम्पियर मीटर, एम्पियर, 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 एम्पियर मीटर, और यहां पर लेंथ भी है तो मीटर हो जाएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बारे में बात किया है। ये कैसी राशि है? भौतिक राशि में अगर बात करें, भौतिक राशि में कैसी राशि है? तो भौतिक राशि में अगर बात करेंगे तो यह एक सदिश राशि है। जैसे वहां पी सदिश था, यहां एम सदिश है, सदिश राशि है। एम का मतलब कैपिटल एम से है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी कुछ होगी, वहां याद होगा दिशा, वही दिशा यहां होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो माइनस एम से प्लस एम की तरफ, यहां भी लिख दो प्लस एम की ओर। इसका क्या मतलब है? इसका इनडायरेक्ट मतलब है एस से एन की ओर, एन की ओर। ये होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो ये दिशा निकल के आएगी। किसकी दिशा है ये दिशा है एम वेक्टर की। ये एम वेक्टर की दिशा निकल के आएगी, एस से एन की तरफ होता है। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। ज्यादा स्पीड में नहीं बात कर रहे, बहुत आराम से सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको पूरा लिख पाओ। अगर पूछा जाए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, परिभाषित कीजिए, तो इसको पहले परिभाषा लिख देना, परिभाषित कर देना, चुंबक बनाना होगा बना देना, और लंबाई मार्क कर देना। यहां पर जो 2l लिखा गया है, एल वेक्टर कहां से कहां होता है? एस से एन की तरफ होता है, वही तो दिशा होगी एम की। तो m इंटू 2l लिखा जाता है, या 2ml लिख सकते हो। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और धारावाही चालक के केस में क्या लिखते थे? I इंटू ए, धारा इंटू ए लिखा जाता था, वही सेम निकल के आया। सदिश राशि होती, दिशा प्लस एम, माइनस एम से प्लस एम, या फिर एस से एन की ओर होती है। याद रहेगा? तो ये हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। यहां पर अगर याद होगा, इसके साथ साथ रिवाइज करते चलो। यहां पर दिशा क्या होती थी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये दिशा हुआ करती थी वैद्युत ध्रुव की। तो ये दिशा पहले से थी, याद होगी है? ठीक है। अब आगे बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इनको दोनों नामों से जाना जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहना चाहो कह दो, या इनका दूसरा नाम होता है चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं, बल रेखाएं क्यों कहते हैं ये बात तो जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था। क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं बेसिकली ये हमें बताती हैं कि बल रेखाओं का मतलब जो इन पर बल लगता है, इन दिशाओं, इनके उसी के अनुदिश काम करता है। मतलब ये जिधर जिधर चलती हैं, अगर कोई एन ध्रुव होता है तो उसके ऊपर बल उसी दिशा में लगता है, और एस होता है तो उसके विपरीत लगता है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो यहां पर भी वही है। परिभाषा क्या लिखी जाती है? तो यहां पर देखो, यहां पर इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा, तो इसका देखो नॉर्थ पोल, यहां पर एक चुंबकीय सुई है ना, नॉर्थ पोल क्या है? उसी दिशा में है, उसी दिशा में। तो एन और एस है, एन से निकलती है, इस पर समाप्त होती है, सही समाप्त नहीं होती, ये बात जानते होंगे। पहले इसकी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। यहां से देखो, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से बनाई गई है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा और ठीक से बना लो, ऐसा, ठीक है। ये है कोई चुंबकीय बल रेखा। अब वो कैसी है वो उसका डिस्कशन हमारा नहीं है, अभी के लिए हम सिर्फ परिभाषित कर रहे हैं कि होती क्या है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है जिसे हमने नाम दिया P। इस पॉइंट पर यहां है ये Q पॉइंट, ठीक है। इन पर खींची जाए स्पर्शी, इन पर खींची जाए स्पर्श रेखा, खींच दो। यहां स्पर्श रेखा खींच दिया, यहां पर भी एक स्पर्श रेखा खींच दो, खींच दिया, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, सपोज ये पॉइंट पी क्यू, यहां पर ये आर ले लिया जाए, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ये स्पर्श रेखा खींच दिया गया, दिख रहे होंगे। तो पी क्यू आर पर स्पर्श रेखाएं हमने खींच दी। वहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कैसे करते थे?
किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक होती हैं, ध्यान रखना यहां भी ये काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। वैसे यहां पर ही है, वे काल्पनिक रेखाएं यहां पर बेसिकली ये सतत होती हैं। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरल प्रदर्शित करती हैं। अविरल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। इसका क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस, सतत, सतत प्रदर्शित करती हैं, मतलब लगातार चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। इसका मतलब यहां पर बी वेक्टर होगा इस दिशा में, यहां पर बी वेक्टर होगा इस दिशा में, यहां पर बी वेक्टर होगा इस दिशा में। ध्यान रखना ये जो बी वेक्टर होता है वो परिणामी होता है, क्योंकि आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, जैसे वहां पर वो नहीं काटती थी। कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती, दो दिशाएं संभव नहीं परिणामी की खासकर, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू आर पॉइंट थे, इन सब के ऊपर हम लोगों ने स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है बेसिकली हमें बताती है कि किधर की तरफ क्षेत्र होगा। तो मान लेते हैं इधर की तरफ ये जा रही थी, तो ये चुंबकीय बल रेखा है। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा या फिर इसे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या होती हैं? आई थिंक परिभाषा तो समझ में आई होगी कि वे सतत काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बनाई जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र का कंटिन्यूअस फ्लो दिखाती हैं, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। उनको हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। याद रहेगा। तो ये हो गई परिभाषा, यहां पर बना हुआ है, देख लो। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एन रहती है ना, चुंबकीय सुई, वो एन इसी दिशा में लगातार चलता है। पहले एन यहां पर है, बाद में यहां कहीं पर हो जाएगा। जब ये यहां पर पहुंचेगी चुंबकीय सुई, ऐसे देखो, जब ये चुंबकीय सुई यहां कहीं पर पहुंचेगी तो उस केस में क्या होगा? इसका जो एन सिरा होगा आपकी बार इधर हो जाएगा, इधर, और इसका जो नीला वाला सिरा होगा, नीला वाला सिरा होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। फिर इसके और आगे पहुंचेगी तो मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंच रही है, इधर वाले पॉइंट पर पहुंचेगी तो अब क्या होगा? ये वाला एन सिरा इधर चला जाएगा इस बार, और फिर इधर क्या होगा? नीला वाला भाग इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। उसके बाद वापस उसी के अंदर चली जाएंगी, लेकिन इसके अंदर भी चलती है, ये बात जानते हैं। तो इस तरह से ये अविरल प्रदर्शन करती हैं, कंटिन्यूअस फ्लो दिखाती हैं किसी रीजन के अंदर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का। याद रहेगा। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वैसे वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं आती हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिख सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट अलग होते हैं, उनका डिस्कशन यहां पर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट परिभाषा ही हो गई, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं वे काल्पनिक सतत रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर, जिनके किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी बी वेक्टर की, पूरा लिख लेना, की दिशा प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट बना भी लिया, देख भी लिया, समझ भी लिया, इधर देख लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो भी बोलना चाहो,
चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव, लिख लो, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर, क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के पदार्थ से होकर उत्तरी ध्रुव पर पुनः पहुंचती हैं अर्थात ये बंद वक्र बनाती हैं। ध्यान रहेगा, मतलब N में प्रवेश करेंगी। देख लो एक बार, यहां पर देख लेते हैं, इधर ये ऐसा देखो, या यहीं देख लेते हैं, इधर ही, ये ऐसा, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं N है, ये N है, और इधर क्या दिया गया है, S दिया गया है। यहां से निकलती हैं, इधर जाती हैं, उसके बाद फिर चलकर यहीं आती हैं। यहां से निकलती हैं, इधर जाती हैं, फिर चल करके यहीं आती हैं, ऐसा, ठीक है। फिर यहां से निकलती हैं, फिर इधर चलती हैं, चलने के बाद वापस आकर के यहीं जाती हैं, फिर यहां से चलती हैं, यहां पर चलती हैं, चलते 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 इधर आती हैं। यहां से निकल रही हैं ऐसा लग रहा है, और यहां पर प्रवेश कर रही हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, क्या यहां S पर जाकर के खत्म हो जाती? नहीं। तो देखो पूरा एक कंटिन्यूअस लूप बनता है कि नहीं बनता है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा कहां से होती है, तो N से S की तरफ होती है। चुंबक के अंदर जो इनकी दिशा होती है बेसिकली, वो कहां से कहां की तरफ होती है, वो S से N की तरफ होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींची जा सकती हैं, जो परिणामी B की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि संभव नहीं है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट क्या होगा, देखो यहां से फोर्थ नंबर पॉइंट की अगर बात करें कि फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होगा, इस वक्त बनाना हो तो बना सकते हो, इधर बना देते हैं। देखो एक ये है और दूसरी ये है, दोनों ने एक दूसरे को कट किया,
मान लेते हैं पहली चुंबकीय बल रेखा है, दूसरी चुंबकीय बल रेखा है, दोनों ने एक दूसरे को इस P पॉइंट पर कट किया। तो अगर ये P पॉइंट पर कटान होगा, यहां पर P पॉइंट पर कटान होगा, तो इस P पॉइंट की बात अगर हम करें बेसिकली, तो इस पर एक स्पर्शी इधर खींची जा सकती है, ठीक है, अलग कलर से खींचो दिखेगा, एक स्पर्शी इधर खींचेंगे ये, और दूसरी स्पर्शी एक इधर खींची जा सकती है, एक इधर खींची जा सकती है। पहले की स्पर्शी पहली है, दूसरे की स्पर्शी दूसरी है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं का मतलब उनकी दो दिशाएं होना, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर प्रदर्शित करती हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं, तो परिणामी की दिशा तो सिर्फ एक ही होती, दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। 4th नंबर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, चुंबकीय बल रेखाएं लिख लेते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जहां सघन होती हैं उस बिंदु पर क्षेत्र प्रबल होता है, क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे यहां पर वापस आके देखो, इस मैग्नेट के अंदर दोनों ध्रुवों के पास देखो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास में हैं, बाकी स्पेस के अंदर कोई दूसरा पॉइंट ले लो, वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास में होती हैं, उसी पॉइंट के बारे में ये पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं जहां सघन होती, उस बिंदु पर क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती हैं, वहां क्षेत्र दुर्बल होता है, वहां क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल होता है। यहां पर बनाना चाहो तो बना लो। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया, कोई मैग्नेट अगर हम कंसीडर करते हैं, ये कोई मैग्नेट ले लिया, इतना बड़ा सा मैग्नेट ले लिया, ठीक है। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकल रही, अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं दिखाएंगे क्योंकि फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने देख लिया ऐसा होता है कि ये चुंबक के अंदर भी चलती हैं, ऐसा बनेगा, ये ऐसा हो रहा है, दिख रहा होगा। तो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एंटर कर रही, प्रवेश कर रही हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं यहां पर प्रवेश कर रही, तो जहां से निकलती वो सिरा क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल कहलाता है। जहां प्रवेश करती उसे हम साउथ पोल कहते हैं। अब ये बताओ, यहां पर अगर पॉइंट मार्क कर देते हैं हम, सपोज हमने यहां पर लिखा पॉइंट 1, ठीक है, और बाद में यहां पर या पॉइंट ऐसे लिख दूं, यहां पर ध्रुव है ना, यहां पर क्या है? क्षेत्र प्रबल है। यहां क्षेत्र कैसा है? तो यहां पर क्षेत्र प्रबल है। और अगर बात करें स्पेस के अंदर, अगर कोई पॉइंट लिया जाता है यहां कहीं पर, तो इस P पॉइंट की बात करें, यहां पर क्षेत्र दुर्बल है, क्षेत्र दुर्बल है, ठीक है, क्षेत्र दुर्बल है। यहां पर फिर से क्षेत्र प्रबल है, तो की पॉइंट याद रखो, ध्रुवों पर क्षेत्र प्रबल लिख लो, ध्रुवों पर क्षेत्र प्रबल तथा अन्य स्थानों पर क्षेत्र दुर्बल होता है, क्षेत्र दुर्बल होता है। याद रहेगा ये पॉइंट,
याद रखना है कि ध्रुवों के पास में जो चुंबकत्व होता है वो अधिक होता है, इसीलिए जब आयरन की फिलिंग डाली जाती है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, तो चुंबक के किनारे वाले भाग पर वो ज्यादा चिपकते, बीच वाले भाग पर वो कम चिपकते, क्योंकि वहां चुंबकत्व कम रहता है। याद रहेगा, ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट यहां से इसी फिगर से रिलेटेड है। कितने पॉइंट हो गए इधर? 4। 5th नंबर पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट है ये। 5वां पॉइंट ये कहता है, अगर पढ़ा होगा क्लास 10th में जब एसी पढ़ाया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, वहां पर बताया जाता है, जब फैराडे के नियम पढ़ाए जाते हैं, इन सब में बताया जाता है, फ्लक्स की बात होती है। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत ठीक कर लेना, प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसे कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। जैसे वहां पर था प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैसे यहां पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो संख्या होती फाई को ए से भाग कर दो, बी के बराबर आएगा। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया है, मार्क करके लिख लेना ऐसा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स हो गए जो बात करते हैं बेसिकली कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो उसके लिए हम धारावाही लूप ले सकते हैं, कोई चालक ले सकते हैं, जितने भी ऐसे जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया था पार्ट 2 के अंदर, कि सबसे पहले हमारे पास एच.सी. ऑरस्टेड आए थे 1820 में। उन्होंने क्या बताया था कि धारावाही चालक हो या फिर कोई आवेशित कण हो, अगर ऐसा कुछ होता है हमारे इर्द गिर्द तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए माइकल फैराडे ने इसकी परिकल्पना की थी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिकल्पना होती बेसिकली इसीलिए की गई थी कि यहां पर बी का ग्राफीय निरूपण किया जा सके, ग्राफीय निरूपण किया जा सके। तो ग्राफीय निरूपण के लिए देखो सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र, जैसे पढ़ा तो वो था सदिश निरूपण, फिर हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी, ग्राफीय निरूपण पढ़ा, अदिश निरूपण क्या था, वैद्युत विभव था। वैसे यहां पर भी है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता, सदिश निरूपण। ग्राफीय निरूपण करने के लिए परिकल्पना की जाती है कि कोई धारावाही चालक, गतिमान आवेश या फिर कोई क्षण चुंबक अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें कोई अन्य आवेशित कण गतिमान हो, या कोई धारावाही चालक रखा जाए या कोई अन्य चुंबक रखा जाए, तो उसके ऊपर बल का अनुभव होता है, बलाघूर्ण लगता है और घूम जाता है। ये बात हम लोगों ने की अभी। तो एक क्लास थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई बेसिकली 2L वाले की बात कर रहे हैं, ये होती +m और -m के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर सदिश राशि होती है, दिशा -m से +m की तरफ लिखी जाती, वेक्टर लगा के देखो लिखा भी गया है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि ध्रुव की सामर्थ्य क्या होती है, ध्रुव सामर्थ्य कैसे परिभाषित करते हैं, अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ ही आकर्षित कर सकता है, कोई चुंबक है उस चुंबक को प्रतिकर्षित करे, आकर्षित करे, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो उस केस में कहते हैं उसकी सामर्थ्य परिभाषित की जाती। सामर्थ्य का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर लिख भी दिया है, समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, फिगर में भी दिख रहा होगा। यहां पर हम लोगों ने बेसिकली बात किया कि चुंबकीय द्विध्रुव होता क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव बनते कैसे हैं। तो कोई क्षण चुंबक या कोई प्रणालिका, धारावाही प्रणालिका या कोई धारावाही लूप, अगर इन्हें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके ऊपर बल काम करता है और यहां पर बल का आघूर्ण बनता है और ये फाइनली घूम जाते हैं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ऐसी सभी संरचनाओं को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं।
अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, इससे आगे की बातें करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर क्षण चुंबक है तो उसके अच्छी स्थिति में क्षेत्र कैसे लिख सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र कैसे लिखा जाता है, कूलाम का नियम क्या होता है मैग्नेटिज्म के अंदर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।